बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में आपका ये 4th लेक्चर का है। आज एक कोटेशन मोटिवेशनल मैंने पढ़ा है, मैं जानता भी था पहले से कि विद्या धनम सर्वधनम प्रधानम। हाँ, यहाँ भी लिखा है, मैंने भी पढ़ा है। इसका मतलब आप जान सकते हैं, आपसे चोर धन आपका चुरा सकता है, आपसे भाई और बहन आपसे बंटवारा करा सकते हैं, दुनिया आपको सब कुछ कह सकती है, जो आजकल कहती है, हर एक को कहती है। लड़के सोचते हैं लड़कियों के लिए, लड़कियाँ सोचती हैं लड़कों के लिए, सब कुछ कहते हैं। लेकिन विद्या एक ऐसी चीज़ है जो आपने मेहनत किया तो आप वो चीज़ पा सकते हैं जो आप चाहते हैं। हो सकता है कुछ चीज़ इंतज़ार करने में मिले या देर से मिले, लेकिन आपको जो अंदर सेटिस्फैक्शन आएगा, जो हम फील करते हैं जो टीचर, सेटिस्फैक्शन, वो आप फील कर सकते हैं। तो आप कभी भी निराश होकर मत पड़िएगा। देखिए, कोई भी कार्य करिए ऊर्जा से भरपूर होकर कि हाँ, वो एक ऐसा दिन आएगा जिसमें कायनात पूरी आएगी, जिसमें से कायनात पूरी आएगी। अब उस दिन हमारे उजाले दिखेंगे। कभी आपने सोचा कि शाम होती है तो क्या सुबह नहीं होगी? शाम होती है तो क्या सुबह नहीं होगी? अंधेरा होता है तो क्या उजाला नहीं होता? ऐसा कोई है जो कह दे कि नहीं, तुम्हारे यहाँ इस आज धरती में अंधेरा होगा, सुबह नहीं होगी? कोई रोक पाया है? तो फिर आपके जीवन का भी अंधेरा उजाला कोई नहीं रोक पाएगा। आएगा उजाला, बस उस उजाले की तरफ हमें प्रयासरत रहना है, पढ़ते रहना ईमानदारी से। तो विद्या धनम सर्वधनम प्रधानम हमेशा याद रहना चाहिए, रोज याद रहना चाहिए। रोज पढ़ने की आदत डालिए, ज़्यादा से ज़्यादा। हर काम छोड़ के आपको सपने भी आए पढ़ने के लिए। कोई भी कंपटीशन हो, नीट जैसा कंपटीशन आपका निकल सकता है, आपको सपने भी आने लगे पढ़ाते हुए। जैसे आप सोचते होंगे कि आपको आते हैं, हाँ, हमें पढ़ाते हुए सपने ही आते हैं। हम सोते भी हैं तो हमें सपने आते हैं कि आज ये चैप्टर पढ़ा डाला, ये पढ़ाया था, ये बच्चों को। आपको क्या होना चाहिए? क्लास आपको याद होनी चाहिए, रिवीजन करते रहना चाहिए। अब देखिए, अगला टॉपिक आता है इसमें से वायरस, वायराइड्स, लाइकेन्स। क्यों नहीं? वायरसेस है क्या? आपको जुकाम हो जा रहा है, मौसम चेंज हो रहा है, फ्लू हो जा रहा है, एक तरह से फ्लू हो रहा है ना, जुकाम। तो ये किससे हो जाता है? वायरस से। अभी आपने बहुत पूरा वर्ल्ड पैंडेमिक देखा है, एक तरह का कोरोना वायरस का। ये भी एक वायरस से। वायरस इतना क्या खतरनाक है जो दिखाई भी नहीं देता, ना सुनाई देता, ना आंखों से भी नहीं देख सकते, फिर भी एक इंसान की डेथ हो सकता है, जान जा सकती है उससे। देखिए, ऐसा एक ऑर्गेनिज्म है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जीवान, जिसे कहते हैं जीव, जो हम देख नहीं सकते हैं, एक कोश की है, लेकिन इस भारे भरकम शरीर की जान ले रहा है। ये क्या है? हाँ, यूनिसेलर है, सही कह रहा है, यूनिसेलर है। मतलब इस भारी भरकम शरीर की जान ले रहा है। ये क्या है सब? कोई इसे बोलता है कि सब देवदूत हैं, कोई बोलता है ये सब ईश्वर के भेजे हुए प्रकोप हैं, गॉड के। अपने अपने रिलीजन के अनुसार सब अपना अपना थिंकिंग कर रहा है। बायोलॉजी वाला टीचर बोलता है ये सब, बायोलॉजी वाला टीचर बोलता है ये सब म्यूटेंट के बाद कोई एक न्यू वायरस आया है, जो इस और सब केमिकल हार्मफुल से अपने आप को एक्सचेंज कर लिया है। जैसे कभी सोचा है कि जो मस्किटो होता था, मच्छर, जब शुरुआत में कॉयल आया था मच्छर का, आज से 15 ईयर पहले, एक कॉयल लगा देने से मच्छर पटपट सब गिर जाते थे कमरों में। अपने पेरेंट्स से पूछिएगा आप लोग, या अपने अंकल या पेरेंट्स से, मच्छर सब गिर जाता था। अब 10 मिनट बाद खोल के झाड़ू लगा के बाहर कर देते थे। आज क्या कॉयल लगाने से गिरता है? वो क्या हो चुका है? फाइबरेबल हो चुका है।
उस एडॉप्ट कर चुका है इन्वायरमेंट। इस वजह से हमारे जो प्रोसेस हैं हमारे यहाँ इन्वायरमेंट को बहुत सारे, तो वायरस आपका यूनिसेलुलर है आप कह सकते हैं। अब उसमें से कह सकते हैं कि लिविंग है कि नॉन लिविंग है, लिविंग है कि नॉन लिविंग है आपका, ये दोनों के बीच की कड़ी, दोनों के बीच की कड़ी है। वायरस हमारा क्या है आपको बता दूं, वायरस आपका कह सकते हैं कि एक तरह का लिविंग और नॉन लिविंग दोनों के बीच के कनेक्टिंग करता है। आपने बहुत पढ़ा होगा, क्यों क्यों क्योंकि जब वो प्रतिकूल परिस्थितियां आ जाती हाँ है तो देखिए, जब प्रतिकूल परिस्थितियां होती हैं तो अपने आप को रोक लेता है, रेजिस्टेंट स्टेज में चला जाता है। और जब अनुकूल अवस्था आती है, हमारे नाक के अंदर जाएगा तो अनुकूल अवस्था है, एक्टिव हो जाएगा उसमें से। इस वायरस को वेनम कहा गया है, वेनम कहा गया है मतलब जहर एक तरह से बोला गया है। वेनम जो VE क्या रहता है, वेनम बोला गया है, या फ्लूट, इसको वेनम फ्लूट कह दिया गया है, वेनम फ्लूट बोल दिया गया है इसको। एक पास्चर साइंटिस्ट हुआ था, लुइस पास्चर, उसने इसको जहर बोला था, वेनम बोला था। एनसीईआरटी में भी लिखा है, आपके देखिएगा, फर्स्ट लाइन लिखी है, फर्स्ट लाइन बेटा ये लिखी है, ये लिखा है द नेम वायरस दैट नेम्स वायरस पॉइजनस फ्रूट गिवन बाय, गिवन बाय, अच्छा उसमें से इवानो विस्की लिखा है, पास्चर पुरानी बुकों में लिखा हुआ है थोड़ा सा। फिर उसके बाद जो स्ट्रक्चर का स्टडी किया या इन्फेक्शियस देखा टोबैको प्लांट में, टोबैको प्लांट में, वो इवानो विस्की था, इवानो विस्की था। इवानो विस्की ने क्या देखा, एक TMV देखा उसने, टोबैको मोजाइक वायरस, मोजाइक जैसी कुछ स्ट्रक्चर देखी थी। तो उसने क्या देखा उसमें से कि वायरस से इन्फेक्टेड हो रहा है प्लांट। अभी तक क्या डिस्कवरी हो गई थी कि फंजाई, कवक से कोई प्लांट इन्फेक्शन हो रहा है, कवक से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बैक्टीरिया से, जीवाणु से इन्फेक्शन हो रहा है। लेकिन TNV में उसने देखा कि कोई हेक्सागोनल ऐसा स्ट्रक्चर्स है जो वायरस TNV उसमें से इन्फेक्शन कर रहा है आपका TNV। तो फुल फॉर्म भी आपका बहुत पूछा जाता है कि व्हाट इज TMV, टोबैको मोजाइक वायरस। उसके बाद कुछ हमारे बेजरिक वगैरह साइंटिस्ट आए हैं, उन्होंने बोला, और स्टैनली वगैरह ने, कि एक हमारा क्या था, तो बेजरिक ने कहा कॉन्टाजियम वीवम फ्लूडम है, कॉन्टा, ये भी बहुत पूछा जाता है। बेजरिक एक साइंटिस्ट हुआ है, NCERT की बात ही है ये, उसने कॉन्टाजियम वीवम फ्लूडम NCERT में ही लिखा है आपके इसी पेज पे, देखिए आपको इसी पेज पे लिखा है। अरे भाई इस पेज पे ये था, इसी पेज पे ये देखिए इधर लिखा है, चौथी पांचवी लाइन देखिए। हाँ आप मुझे यहाँ से दिख रहा है, वहाँ लिखा है, हालांकि इतना दूर तक दिख रहा है, इतना दूर से दिखता नहीं है, कई बार पढ़ चुके हैं इसलिए वो दिख रहा है ऐसा। NCERT को कई तो बीज ये भी पूछ लिया जाता है कि कॉन्टाजियम वीवम फ्लूडम क्या है, या इस क्या फ्लूड उसका क्या बोला गया, कोई तरल पदार्थ जैसा था। उसने बोला कि वायरस हमारा जो ऐसा था वो एक तरल पदार्थ था, कुछ ऐसा मालूम नहीं चला कि ये जीव है, लेकिन लोगों ने बोला इसमें तो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस एक तरह से, लेकिन न्यूक्लियस तो दिखाई नहीं दे रहा है, तो कुछ ना कुछ जेनेटिक मटेरियल है। कौन सा जेनेटिक मटेरियल? अगर उन्होंने प्लांट की इन्फेक्शन किया है तो RNA था। एक चीज और बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्रिस्टल स्ट्रक्चर भी देखी थी, वो स्टैनली ने देखा, कहा था क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर, एक चमकदार स्ट्रक्चर, कुछ ऐसी स्ट्रक्चर बनी हुई है उसमें बुक में आपकी।
इसको उन्होंने बोल दिया एक जेनेटिक मटेरियल आरएनए करके। और ये जो स्ट्रक्चर बोली थी ये आपकी कैप्सोमियर कैप्सिड प्रोटीन थी। क्या थी? कैप्सिड प्रोटीन से। अब कैप्सिड प्रोटीन एक तरह का लेयर होता है। कोई पूछ ले उस कैप्सिड क्या होता है, कैप्सिड क्या होता है, तो आपको कहना है ये वायरस की लेयर है जो प्रोटीन की बनी होती है। अब कैप्सिड किससे मिलकर बने होते हैं? कैप्सोमियर यूनिट होते हैं, उससे मिलकर बने होते हैं। कैप्सोमियर यूनिट से मिलकर बने होते हैं। तो कुछ स्ट्रक्चर्स जो टीएमबी में खोज किया था टोबैको मोज़ेक वायरस में, टोबैको का वायरस तंबाकू में पाया गया। हाँ, तो टोबैको का बोटैनिकल नेम जानते हैं? टोबैको निकोटियाना कहलाता है। निकोटियाना कहलाता है ये। टोबैको निकोटियाना क्यों? क्योंकि इसमें वर्क ज़्यादा हो रहा था। तो कुछ वर्क इसमें से होने से ये आपका टोबैको में ये देखा गया। तंबाकू के पत्ते में हेक्सागोनल ऐसे स्ट्रक्चर थे। फिर आप कह सकते हैं कि डीएनए और आरएनए एक साथ नहीं मिल सकते हैं, ध्यान रखिएगा। डीएनए और आरएनए वायरस में एक साथ नहीं मिलेंगे। ये भी पूछा जाता है क्या डीएनए और आरएनए एक साथ मिलेगा? नहीं मिलेगा। फिर पूछा जाएगा कि ये जो टोबैको में आरएनए मिला था वो सिंगल स्ट्रैंडेड था या डबल स्ट्रैंडेड था? आप समझ सकते हैं ये सिंगल स्ट्रैंडेड था। आपको शायद ये मालूम होगा स्ट्रैंडेड क्या होता है। देखिए मैं आपको बता दूं थोड़ा सा, अगर जिसको ना मालूम हो, कि आपने डीएनए दिया कोई भी जेनेटिक मटेरियल देखा होगा, कुछ ऐसे ही स्ट्रक्चर्स होती है। इसमें कितने स्ट्रैंड दिख रहे हैं? दो। बस इतना सा बेसिक समझिए। अगर ये तो डीएनए इसमें आरएनए जो टीएमबी में मिला था वो सिंगल स्ट्रैंडेड था, आरएनए डबल नहीं था, सिर्फ सिंगल था, मतलब इमीडिएट। अब आप समझ सकते हैं सर ये सिंगल स्टैंडर्ड कैसे सरवाइव कर रहा है? इसको तो डबल होना ही पड़ेगा, रेप्लिकेशन करना ही पड़ेगा, अपने जैसा एक रेप्लिकेशन करना पड़ेगा। इसमें रेप्लिकेशन का रेट बहुत तेज होता है, बहुत तीव्र होता है, इतना तीव्र कि ये ह्यूमन जैसा 24 आवर्स नहीं लगाता है। जैसे ह्यूमन सेल साइकिल मैंने बताया था 24 आवर्स में कंप्लीट करता है। जो भी वर्ड मैं बोलता हूँ चाहे लिख लिया करिए, चाहे आप ध्यान रखिए, देखिए, अच्छा सुन लिया करिए। ये सब आए हुए क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैंने बोला कि मानव अपने कोशिका का चक्र 24 घंटे में पूरा करता है। ह्यूमन सेल साइकिल कंप्लीट विद इन 24 आवर्स। जब मैमल सेल साइकिल कंप्लीट मतलब मानव अपना कोशिका चक्र 24 घंटे में पूरा करता है। मैं यहाँ बोल रहा हूँ ये बहुत तीव्र गति करता है, बहुत जल्दी, फास्ट, मतलब अपनी जैसी प्रतियां बहुत जल्दी बना लेता है। क्यों? क्योंकि ये डबल स्टैंडर्ड से तुरंत सिंगल स्टैंडर्ड हो रहा है, और सिंगल स्टैंडर्ड फिर डबल स्टैंडर्ड फिर सिंगल हो रहा है तुरंत। ये रह किस में रहा है, सर्वाइव किस में कर रहा है? सिंगल में। जैसे इसे फेवरेबल इन्वायरमेंट मिल रहा है तो आप जानते हैं, मान लीजिए ये सपोज दैट ए यू जी सी से जुड़ा हो आरएनए, सभी जानते हैं एडेनिन यूरेसिल ग्वानिन साइटोसिन। अब इसको अपना रेप्लिकेशन करना होगा, डीएनए रेप्लिकेशन, डीएनए द्विगुणन करना होगा, जानते होंगे। तो इसको अपनी बॉन्डिंग तो बनानी ही होगी, बिना बॉन्डिंग बनाए नहीं बनेगा। क्योंकि आप ये नहीं कह सकते हैं कि अपने आप ये बन जाएगा, बॉन्डिंग तो बना, डीएनए रेप्लिकेशन पढ़ा होगा ना आपने, हैं? वायरस में तो आरएनए का है। हाँ, तो आरएनए मैंने बनाया ना बेटा, AUGC। तो सर ये आरएनए तो क्या आरएनए रेप्लिकेशन नहीं करता? सर केवल आरएनए में डीएनए, अगर आरएनए नहीं तो डीएनए होगा। मैंने कहा कि डीएनए मिलेगा या आरएनए मिलेगा, कोई एक चीज मिलती है वायरस से, दोनों साथ में नहीं मिलते हैं। अब जो टीएमबी भी मिला था वो सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए था, आपका डीएनए भी मिल सकता है, सिंगल स्टैंडर्ड, डबल स्टैंडर्ड भी। आपको मैं स्ट्रैंड है बता रहा था, 5 एंड 3 एंड होते हैं ना, 5 एंड मतलब आपके उससे हाइड्रोक्सिल ग्रुप और पेंटोज ग्रुप से लगे होते हैं, शुगर से, जो आपकी जितना जानते होंगे, शायद आपको ना जानते होंगे तो हम बताएंगे फिर कैसे न्यूक्लियोटाइड, पेंटोज और कैसे हाइड्रोक्सिल OH ग्रुप होता है, फास्फेट ग्रुप होता है। फास्फेट की ही वजह से एसिडिक होता है वो, क्या डीएनए फास्फोरस की वजह से ही। अगर कोई पूछ ले डीएनए एसिड है कि बेस है, आपको कहना है एसिड है, क्योंकि न्यूक्लिक एसिड आपने जानते होंगे
क्यों है एसिड, उसका भी रीजन है, फास्फोरस की वजह से। हर चीज का एक रीजन है। कभी कोई टीचर कह दे कि ऐसा होता है तो होता है, ऐसा नहीं होता है। साइंस आपका प्रूव करके दिखाती है। इसका मतलब उस टीचर को कुछ कम नॉलेज है अगर वो बोल देता है साइंस वाला कि ऐसा होता ही है, क्योंकि बुकों में सब लिखा है। पढ़ाते वक्त क्या रहता है, अगर आपका मन कंसंट्रेट है तो आपको चीज़ें याद रहेंगी। अगर आपका मन शांत नहीं है आपको याद नहीं रहेगा। आपके विचारों की प्रधानता है, क्योंकि मैंने कई बार बोला है कि आपका आंखों से जो देखते हैं वो हाइपोथैलेमस रिसेप्टर पाता है। हाइपोथैलेमस आपका एक हार्मोन है ना, हार्मोनल ग्रंथि है ना, अब वही फिर पीयूष में आती है, पिट्यूटरी में। अब पिट्यूटरी से फिर वो सिग्नल भेजती है पूरी बॉडी में। जैसा आप देखोगे वैसा बिहेव करने लगोगे, जैसा आप सोचोगे वैसा बिहेवियर करने लगोगे। अगर आप किसी चीज़ के प्रति निगेटिव बिहेवियर करोगे तो निगेटिव फीलिंग आएगी, अगर आप पॉजिटिव करोगे तो पॉजिटिव फीलिंग आएगी। इसलिए कोशिश करिए हमेशा पॉजिटिव ही, निगेटिव क्यों करें। अब देखिए मैं यहाँ जा रहा था, एक आता है बैक्टीरियोफेज, वायरस इन्फेक्टेड बैक्टीरिया, बैक्टीरिया को प्रभावित करता है। ऐसा वायरस जो बैक्टीरिया को भी प्रभावित कर देता है, क्योंकि वायरस बैक्टीरिया से छोटा होता है, स्मॉल होता है स्ट्रक्चर्स में, इन्फेक्शन भी करता है बहुत सारे। ऐसा वायरस बैक्टीरियोफेज की बहुत लंबी सी एक डिफिनीशन लिखाते हैं टीचर्स, आपको क्या याद रखना है, ऐसा वायरस जो बैक्टीरिया को संक्रमित कर दे, क्या कहलाया, जीवाणु भोजी या बैक्टीरियोफेज। हिंदी याद आ गया मुझे, जीवाणु भोजी एक लाइन का परिभाषा है। ऐसा बैक्टीरिया, ऐसा जीवाणु जो विषाणु से संक्रमित हो रहा हो, जीवाणु भोजी। बस इतना सिंपल है। देखो एग्जाम्पल में आपके इसमें से जैसे बैक्टीरिया लैम्डा वगैरह आ रहे हैं कुछ जो आपके हैं, कौन से, हाँ बैक्टीरियोफेज आपके कुछ फाई वगैरह 140 से 173, हाँ 72 करके कुछ फाइस वगैरह हैं कुछ ऐसे, वो आपके हैं। तो ये सब चीज़ें आपकी वायरस में आती है। पूछा क्या जाता है, एनसीईआरटी का जो एग्जाम्पल सबसे लास्ट लाइन में देखिए 2-3 लिखे हुए हैं, ये क्वेश्चन आते हैं कि किससे आपके हैं, लास्ट लाइन में लिखे हैं आपके, यही जगह इसी जगह नीचे देखिए सबसे लास्ट में लिखे हैं ना, कुछ डिजीज़ के नाम लिखे हैं, डिजीज़ के नाम लिखे हैं कि नहीं, एनसीईआरटी के सबसे नीचे लाइन में, लेकिन लिखे हैं कि नहीं लिखे हैं। इसमें से आप कह सकते हैं कि ये सब पूछे जाते हैं। फिर आपका क्या आता है, वायरॉइड्स आते हैं कुछ, वायरॉइड्स में प्रोटीन की लेयर नहीं होती है कैप्सिड की, वायरस से भी छोटा होता है हाँ वायरस। एक बार एक टीचर ने पूछ लिया था उसने सिर्फ ये बोला था कि पीएचडी क्या है, एक काफी दिमाग लगाया था टीचर ने। आप क्या लिया सकता है, पीएचडी आपके बुक में लिखा है सामने, पीएचडी और वायरस में लिखा है। आपकी बुक में लिखा है, अब वायरस में लिखा है, वायरस मुश्किल से 4 लाइन लिखा है, फिर भी नहीं सर्च कर पा रहे हैं। देखिए पीएचडी लिखा है कि नहीं लिखा है, हाँ पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर्स, देखिए पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर्स, इसी तरह के क्वेश्चंस आते हैं बेटा आपके। इसका मतलब ये डिजीज उसने किया था, डिजीज जो वायरस के थ्रू होती है, पोटैटो में स्पिंडल ट्यूबर्स जो वायरस के थ्रू होती है। आपसे पूछ सकता है ये किससे होती है डिजीज, ज़्यादातर दिमाग में जाएगा तो फंगस से होती है, क्यों भाई बीएससी वाले यही सोचेंगे ना, बीएससी जो कर रहे हैं फंगस से होती है, स्पिंडल फाइबर्स, पोटैटो ट्यूबर्स। बीएससी में क्योंकि लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो और वो कुछ करके है ना, अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो, तो ज़्यादातर दिमाग वही जाएगा, इसमें नहीं जाएगा कि वायरस से होता है पीएचडी। प्रोटीन की लेयर नहीं होती है, कैप्सिड प्रोटीन की लेयर नहीं होती है इसकी, और ये आपके ह्यूमन और प्लांट दोनों पे इन्फेक्शन कर सकता है, एनिमल और प्लांट को कर सकते हैं कि नहीं। कुछ प्रियॉन्स भी लिखे हुए हैं, प्रियॉन्स, अच्छा न्यू बुक में आ गया है कि प्रियॉन्स ये मेडिसिनल सर्टेन मतलब इन्फेक्शियस है,
इनमें से ये भी कुछ प्रोटीनस होते हैं आपके, प्रोटीनस होते हैं, मतलब ये सब और भी छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं और भी इन्फेक्शियस कॉजल ऑर्गेनिज्म हैं जो एक एक दो दो पॉइंट में पूछते हैं आपके, ऐसे प्रियॉन्स की चर्चा करते हैं। फिर उसके बाद उसके नीचे और कौन सा दिया हुआ है, लाइकेन, लाइकेन भी दिए हुए हैं। लाइकेन आप बहुत सिंपल से ध्यान रखिएगा, लाइकेन आप मसाले में यूज करते हैं बिरयानी बनाने में, क्यों भाई हैं? बिरयानी बनाने में मसाले में यूज होता है, मैं कह रहा हूँ लाइकेन। एल्गी और फंगल एसोसिएशन आपका लाइकेन है। एल्गी क्या करता है, उसको फोटोसिंथेसिस से फूड बनाने देता है, अब फंगल उसको नीचे से एब्जॉर्प्शन करता है, सहजीवी संबंध कहलाता है। एक तरह से सिम्बायोटिक एसोसिएशन दोनों का, कि तुम मुझे खाना बनाओगे, मैं तुम्हें पानी आनी लाऊंगा नीचे से, समझ रहे हैं लाइकेन। तो लाइकेन आपको ध्यान रखना है, लाइकेन क्या है, सहजीवी संबंध रखता है किसके बीच में, कवक और शैवाल के बीच में। तो लाइकेन आपका किसके बीच में रखता है, कवक और शैवाल के बीच में। सर इसमें दो शब्द हैं, हाँ हाँ? और माइक्रोबियम। क्या है, हाँ माइक्रोबियम। हाँ वो भी बता रहा हूँ आपको, अभी वहाँ तक पहुँचे नहीं इसलिए नहीं बताया। लाइकेन पहुंचे उसी में। हाँ लाइकेन। अब देखिए इन्होंने कहा सर एक शब्द है फाइकोबियन, माइकोबियन। अगर आपका फाइकोलॉजी क्या होता है, स्टडी ऑफ फाइकोबियन, स्टडी ऑफ फाइकोलॉजी। फाइकोलॉजी क्या कहलाता है बताइए, एल्गी कहलाता है। स्टडी ऑफ फाइकोलॉजी, स्टडी ऑफ एल्गी, स्टडी ऑफ एल्गी आपका फाइकोलॉजी कहलाएगा, मतलब एल्गी का अध्ययन करना फाइकोलॉजी। इसमें क्या लगा है, फाइको। तो अगर आपका रिलेशनशिप एल्गी से है ज्यादा तो फाइकोबियंट हो जाएगा, और रिलेशनशिप ज्यादा माइकोबियंट है। माइकोलॉजी क्या होता है, स्टडी ऑफ फंजाई, स्टडी ऑफ एल्गी इज कॉल्ड फाइकोलॉजी, और स्टडी ऑफ फंजाई, स्टडी ऑफ फंजाई माइकोलॉजी। एक और बताया था मैंने माइकोलॉजी का, आपको शायद याद नहीं होगा, माइसिटोलॉजी। मेमोरी थोड़ा सा अप डाउन करिए, मेमोरी को थोड़ा सा इंक्रीज करने की कोशिश करिए। हमारा टीचर हमें पढ़ाता था, बहुत याद रहता था तुरंत। अगर टीचर पढ़ा के गया है, पूछ ले कोई अगले दिन, दूसरे दिन, सब याद बता देंगे उसको। मैंने बताया नहीं कि आप अपने विचार लाना चालू कर दीजिए पढ़ाई वाले। बस घर में बैठे हैं, सोचते हैं आप चल रहा है, अच्छा बायो में क्या लिविंग वर्ड बताया, अच्छा ICBM सर ने बोला था, हाँ ICBM टैक्सोनॉमी, टैक्सॉन, अच्छा टैक्सॉन सर ने सिंगुलर कहा था, टैक्सा प्लूरल। रूल्स बोले थे ICBM के, अच्छा लैटिन होते हैं, ग्रीक में फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है। विचार लाते रहिए आप, यही नहीं कि सिर्फ सोचना है कि मुझे सिर्फ ये नीट पास करना है, आपको पढ़ाई के बारे में सोचना है। जैसे बिजनेस वाला 24 घंटे ये सोचता है मेरा बिजनेस कैसे बढ़े और कैसे मैं इस चीज़ को फैलाऊं, ऐसे आप बच्चे हैं, आप पढ़ाई के बारे में हमेशा सोच सकते हैं मुझे कैसे पढ़ना है, क्या करना है। कल भी बोला था कि एक लक्ष्य बना लीजिए आप उस लक्ष्य में रात दिन लग जाइए, 24 घंटा बिल्कुल 24 घंटा मन लगा के तहे दिल से आप देखिए, आप पूरी कायनात आपके साथ होगी। आप अपने आप को उसके प्रति लगाइए, तो जब आपके, क्योंकि पता है इस मस्तिष्क से आप वो हासिल कर सकते हैं जो कोई भी ऐसी चीज़ नहीं, सब कुछ हासिल कर सकते हैं, लेकिन आप पढ़ने में मन लगाइए बस। और जो चीज़ नहीं बनता है, आपका कह रहा हूँ ना कि मुझसे पूछ के, मैं वो टीचर नहीं हूँ कि आपको अभ्युदय में आज पढ़ा रहा हूँ तो कल नहीं पढ़ा हूँ तो बताऊँगा नहीं क्वेश्चन के आंसर आपके। आप ये मत सोचिएगा कभी जीवन में,
अगर आप एक बार मुझसे प्रेम से बोल देते हैं कि मुझे ये बता दीजिए, ये समझा दीजिए, नहीं समझ में आया, ये आंसर इसका क्या होता है, मेरा दरवाज़ा हमेशा के लिए खुला है आपका। क्या? Most fungi are saprophytic in their mode of nutrition. हाँ, मोस्ट फंजाई आर सैप्रोफिटिक इन देयर मोड ऑफ, देखिए बहुत अच्छा इसने कहा है, मोस्ट फंजाई कह रहा है सैप्रोफिटिक है। कंडीशन उन्होंने दे रखी है, इनका क्वेश्चन है कि न्यूट्रिशन के बेस पे, क्यों भाई यही कह रहा है ना क्वेश्चन। हाँ, लाइन लिखी हुई है, ये बहुत सिंपल है। सैप्रोफिटिक होता क्या है, पहले आप फंगस मैंने बताया था अक्लोरोफिलस होता है। अक्लोरोफिलस बोले तो प्रकाशहीन, मतलब उसमें क्लोरोप्लास्ट नहीं होता है, पर्णहरिणहीन कह सकते हैं, मतलब उसमें क्लोरोप्लास्ट नहीं पाया जाता है। जानते हैं ना क्लोरोप्लास्ट सभी? ऐसा तो नहीं, क्लोरोप्लास्ट जानते हैं? जैसे क्लोरोप्लास्ट। हाँ, क्लोरोप्लास्ट नहीं पाया जाता है, तो जब क्लोरोप्लास्ट नहीं पाया जाएगा तो परपोषी होगा कि स्वपोषी? परपोषी होगा, तो सभी फंजाई परपोषी है। अब परपोषी के भी भाग हैं, कौन कौन से? ये आपके सैप्रोफाइट। सैप्रोफाइट ऐसी फंगस होती है जो डेड ऑर्गेनिज्म को ऊपर ग्रो करती है। डेड ऑर्गेनिज्म पे मृतोप जीवी, देखो हिंदी में इसने बताया बहुत सही, मृतोप, मुझे देखो इंग्लिश उसका पता था, इसका इसने उसका ट्रांसलेट कर लिया कि सर यही बता रहे हैं, क्यों है मृतोप जीवी। अब देखिए ऐसी फंगस जो डेड ऑर्गेनिज्म पे ही रहती हो, तो ज़्यादातर न्यूट्रिशन आप देखे होंगे कि डेड ऑर्गेनिज्म पे ही कोई एनिमल सड़ जाता है या मर जाता है या कोई प्लांट होता है, वहीं पर तो फंगस ग्रो करता है। बहुत सारा न्यूट्रिशन या बहुत सारा फंजाई आपका सैप्रोफिटिक ही सर्वाइव करता है। पैरासिटिक कितने दिन कर सकता है फंगस? क्या खुजली आपके शरीर में या किसी जगह, सब जगह हो सकती है क्या? कितने दिन रह सकती है? ज़्यादा दिन नहीं रह सकती। जो आपके रूसी है कितना दिन रह सकता है? ट्राइकोडर्मा जो रहता है ना, रूसी भी पैरासाइट है आपका, एक्टोपैरासिटिक है। डैंड्रफ होता है, मैंने बताया था शायद फंगस में आपको, रूसी होती है ना डैंड्रफ, आपको नहीं बताया गया होगा 11th में, बताया गया था नहीं, क्योंकि आता ही नहीं है। मैं तो अब सीधा बोलता हूँ, उनको आता ही नहीं है, इसलिए वो बोलते नहीं हैं। अगर आता होता तो क्यों ना बताते? हाँ, तो ये समझ गए आप? मतलब ऐसे ऑर्गेनिज्म पे ज़्यादातर ग्रो करती है और फिर उसके सबस्ट्रेट को चेंज कर देती है, बदल देती है, ग्रो करके उसको मिनरल्स में बदलती है और फिर उसको और भी आगे चल के उसके मिनरल्स मिट्टी में मिला देती है। मिट्टी में मिल जाने से घुल जाते हैं आपके माइकोराइजा के साथ में, एल्गी वगैरह में, तो आपका माइकोराइजा बन जाता है। माइकोराइजा क्या है? माइकोराइजा उच्च पादपों की जड़ों में कवक का संबंध, उच्च पादपों की जड़ों में कवक का संबंध माइकोराइजा कहलाता है। क्यों भाई? जैसे नॉन स्टॉप होता है तो हाँ? नॉन स्टॉप, नॉन स्टॉप नहीं, नॉन स्टॉप, नॉन स्टॉप एल्गी है आपका, वो आपका उसमें से रहता है साइनोबैक्टीरिया में, साइनोबैक्टीरिया में रहता है। एल्गी के साथ एसोसिएशन आपका लाइकेन कर सकता है, तो लाइकेन। फाइकोबिएंट माइकोबिएंट समझ बहुत पूछे जाते हैं। फाइको मतलब एल्गी शैवाल के साथ, माइकोबिएंट मतलब आपका संबंध किसके साथ? फंगस कवक के साथ। क्लियर है? बहुत पूछा जाता है ये क्या है माइकोबिएंट फाइकोबिएंट, आपको नाम से ही लगना चाहिए। फाइको ये याद करने वाली चीज़ें नहीं है, आपके दिमाग में आपके रगों में ढूंढना चाहिए। स्टडी ऑफ एल्गी फाइकोलॉजी, स्टडी ऑफ एल्गी फाइकोलॉजी, स्टडी ऑफ फंजाई माइकोलॉजी। तो माइकोबिएंट पूछ रहा है, माइकोबिएंट मतलब सिम्बायोटिक, माइको एसोसिएशन है उसका, मतलब ऐसी जो फंगस के साथ एसोसिएशन कर रहा हो, माइकोबिएंट जो एल्गी के साथ एसोसिएशन कर रहा हो, वो आपका क्या है? माइकोबिएंट। ये माइंड में गूंजते रहना चाहिए थोड़ा थोड़ा, हम ना गूंजे तो आप लिख भी लिया करिए छोटी छोटी चीज़ें, अपने मन से नोट्स जैसा कुछ बना लिया करिए, उसको बार बार। एनसीईआरटी आपका लिटरेचर है, मैंने बोला बहुत जल्दी नहीं समझ में आएगा, इसलिए जैसे इन्होंने पूछा आज, अच्छी बात है पूछना। देखिए जब तक क्वेश्चन नहीं करेंगे, मेरा पढ़ाना काम है, पढ़ा के चला जाऊँगा, आप मुझसे क्वेश्चन नहीं पुटअप करेंगे तो मुझे कैसे पता चलेगा?
हालांकि मैं पूछता रहता हूँ आपसे, जैसे प्लाज्मोगेमी क्या है? प्लाज्मोगेमी क्या है? डाइकैरियोन क्या है? कैरियन यानी नित्यों केंद्र को करना हाँ। अध्ययन करना कैरियन यानी शाबाश। कैरियोन मतलब न्यूक्लियस होता है, आपको तुरंत क्लिक करना चाहिए था जैसे इसने किया। कैरियोन मतलब न्यूक्लियस होता है, केंद्रक होता है। कैरियोन का अर्थ होता है केंद्रक। अब मैं कह रहा हूँ डाई, डाई मतलब दो होगा, तो दो केंद्रक एक साथ अटैच हो रहे हैं, डाइकैरियोन। अब डाइकैरियोटिक फेज होती है, मतलब एक अवस्था ऐसी आती है जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है या निषेचन होता है, तो किसी भी जीव में डाइकैरियोटिक फेज आती है कि नहीं आती है? मानव में भी आ जाती है, फंगस में भी आती है कि नहीं आती है? दो न्यूक्लियस मिल गए तो डाइकैरियोटिक फेज। डाइकैरियन पूछ सकते हैं आपसे पूछ सकते हैं पेनिसिलिन क्या है? जैविक औषधि। हाँ। पेनिसिलिन क्या है? कोलियोट्राइकम क्या है? कोलियोट्राइकम कौन सी फंगस है? फंगस में सबसे नीचे ड्यूटेरियोमाइकोटिना में लिखा है ड्यूटेरियोमाइकोसेट्स। एग्जाम्पल देखिए, एनसीईआरटी खोलिए आप, फंगस खोलिए, ड्यूटेरियोमाइकोसेट्स में सबसे नीचे लिखा है कोलियोट्राइकम। लिखा है? नहीं लिखा है? आप लाए नहीं ना? लिखा है। फंगस में सबसे नीचे ड्यूटेरियोमाइकोसेट्स में सबसे नीचे देखिए, सबसे नीचे की लाइन में कोलियोट्राइकम लिखा होगा। नहीं लिखा? ये लिखा है। सबसे नीचे की लाइन कह रहा हूँ फंगस की, फिर भी नहीं सर्च कर पा रहे हैं। यहाँ से देखो, मैं अपनी आंखों से आपका बड़ा हुआ है ना। हाँ हाँ, पूछिए ना, पूछिए, आपको बता रहा हूँ, पूछिए। मैं तो आपके क्वेश्चंस, डाउट जो भी हैं पढ़ाने के लिए, क्योंकि ऐसा नहीं कि सिर्फ पढ़ाने, कुछ भी है पूछिए। बैक्टीरिया में भी ऑटोट्रॉपिक और हेटेरोट्रॉपिक इन देयर मोड ऑफ न्यूट्रिशन। हाँ, बैक्टीरिया में भी ऑटोट्रॉपिक्स और हेटेरोट्रॉपिक्स इन देयर मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब इसकी हिंदी ट्रांसलेट कर देता हूं बेटा। इन्होंने पूछा जीवाणु स्वपोषी होता है परपोषी होता है? पोषण के आधार पे। स्वपोषी हो सकता है या परपोषी हो सकता है? पोषण के आधार पे होता है। में भी लगा है, मतलब ऐसा हो सकता है। जैसे कहा जाता है मे आई कम इन सर, मतलब आपका अधिकार नहीं है कि आप अंदर आए, आप इजाजत मांग रहे हैं। अब कभी कभी दरवाजा यही पर खुलता है ना, इसी पर कहने से, मे आई कम इन सर कहने से। तो इंग्लिश का बहुत महत्व है, इसलिए इंग्लिश में लिखता हूँ, ट्रांसलेट जरूर हिंदी से करता हूँ, क्योंकि मेरा हैबिट है इंग्लिश से लिखने पढ़ाने का। हालांकि मैं हिंदी भी जानता हूँ, आपसे बता दूँ, आपको पूरा ट्रांसलेट कर रहा हूँ कि कह रहा है जीवाणु स्वपोषी भी हो सकता है, परपोषी भी हो सकता है, पोषण के आधार पे। मैं कह रहा हूँ सही बात है, ये कह रहा है। आपने ऑटोट्रॉपिक्स पढ़े हैं, साइनोबैक्टीरिया, ट्रूबैक्टीरिया, वो हो सकते हैं स्वपोषी भी नहीं, क्योंकि उनके साथ नॉस्टार्च एनाबिना ऑक्सीलाइटोरिया अटैच है। जो आप अभी बोल रहे थे, नॉस्टार्च एनाबिना ऑक्सीलाइटोरिया, नॉस्टार्च एनाबिना आपका एलगी में भी लिखा, उसमें से आपके एनसीईआरटी में लिखा है, ऑक्सीलाइटोरिया मैंने अपनी तरफ से ऐड किया है। ऐसी लिखा होगा शायद, अब न्यू बुक्स में आ गया हो, इसमें से आपके लिखा हुआ है नॉस्टार्च एनाबिना। तो ये इस एल्गी का जो साइनोबैक्टीरिया होते हैं, ये बीजीए कहलाता है, ब्लू ग्रीन एल्गी, नील हरित शैवाल, सुना है ना, नील हरित शैवाल। वो आपके क्या होते हैं, देखिए, एक बार एक बच्चा कह रहा था, मैं सर पूछ रहा हूँ एल्गी, बता रहे हैं आप जीवाणु, आप सही है कि नहीं है दिमाग से अपने? मैंने कहा हाँ हो सकता है। मैंने, उसने पूछा मुझसे साइनोबैक्टीरिया, मैंने कह दिया ब्लू ग्रीन एल्गी। आप कह देंगे झूठ तो नहीं बोल रहा है, बात सही है। ब्लू ग्रीन एल्गी को ही, बीजीए को ही साइनोबैक्टीरिया कहते हैं, समझिए। ब्लू बैक्टीरिया भी उसका नाम है, नील हरित शैवाल भी उसका नाम है। क्यों? क्योंकि वो एसोसिएशन हेट्रोसिस्ट मिलता है, जो नाइट्रोजन आपका उससे
हेट्रोसिस से क्या करता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करता है। एक स्पेशल सेल स्ट्रक्चर्स होती है जो अलग से स्ट्रक्चर्स होती है, स्पेशलाइज्ड सेल स्ट्रक्चर। वर्ड की लवक, हाँ वर्ड की लवक। हाँ, वर्ण की लवक कहलाता है। बैक्टीरिया में कुछ झिल्लीदार प्रसार वाले वर्ड होते हैं जिन्हें वर्ण की लवक, वर्ण की लवक कहलाते हैं। प्लास्टिड है बोल रहा है। नीट 2013 में पूछा। हाँ, वर्ण की लवक मतलब आपके कह सकते हैं एक तरह से लवक तो प्लास्टिड होता है, आप पिगमेंट्स उनसे कह सकते हैं कि फिलामेंटस पिगमेंट, आपके फिलामेंटस जिसे कह सकते हैं, तो उसमें से आपका पूछा जा सकता है। तो ये तो ऑटोट्रॉपिक की चर्चा हो गई कि हमने प्रूव कर दिया कि ऑटोट्रॉपिक होता है बैक्टीरिया। इसमें सारे इन्फेक्शन नहीं है। हाँ, एक मिनट बस। हेट्रोट्रॉपिक तो सभी जानते हैं, इन्फेक्शन हो जाता है हमारे शरीर में जीवाणु से। अरे पेट में क्या हो गया हमारे, वाइटल टेस्ट किसका करते हैं, टाइफाइड का, शाबाश। तो ये तो आपका हेट्रो परपोषी है ना, है जीवाणु परपोषी है ना, तो सब जानते हैं। तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन में दोनों बात सही है। आप पूछिए आप। इसमें दिए गए कुछ जीवाणु जैसे लैक्टोबैसिलस, नॉन कारण, नाइट्रोसोमोनास, हाँ, नाइट्रोबैक्टर, स्ट्रेप्टोमाइसिस, सैकेरोमाइसिस, ट्रिपैनोसोमा कोरफाइरा तथा हाँ, इनमें से कौन कौन से जीव स्वपोषी हैं? स्वपोषी है। हाँ, अब देखिए इसमें से आपके स्वपोषी के, हाँ, इन्होंने पूछा है कि सर नीचे दी गई सूची में कितने जीव स्वपोषी हैं। ये आया है आपका स्वपोषी में। देखिए पोरफाइरा तो आपका एल्गी है, वॉल्विया, लैक्टोबिलस, कारा, नास्टाक, कारा आप कह सकते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 है लगता है, हाँ? 6 लगता है, देख लेते हैं। 32 का 6, हाँ सही है। देखो मैंने क्यों, हमने एक अंदाजे से लगा के बोला। नास्टाक हमारा सवाल है, नास्टाक हमारा सवाल है, आपने क्वेश्चन दिया। कारा हमारा सवाल है, कारा। फिर हम गए किस पे, सैक्रोमाइसिस, यूनिसेलुलर है, ये भी कभी कभी बिहेव करता है आपका। जो फंगस है आपका, यूनिसेलुलर फंगस है, तो सैक्रोमाइस 3 हो गया। पोरफाइरा 4 हो सकता है आपका। फिर 5वां वॉल्विया हो सकता है। फिर उसके बाद आपके 6वां इसमें से ट्रिपैनोसोमा तो नहीं है, और नाइट्रोबैक्टर्स, नाइट्रोसोमोनास, लैक्टोबैसिलस, तो यही आपका सही रहेगा। स्ट्रेप्टोमाइसिस ये भी कभी कभी बिहेव करती है आपकी, लेकिन स्वपोषी में तो नहीं है स्ट्रेप्टोमाइसिस। एंटीबायोटिक में रहती है स्ट्रेप्टोमाइसिस। हाँ, तो स्ट्रेप्टोमाइसिस इसका एक्सप्लेनेशन भी दिया होगा। देखिए कह रहा है नास्टाक, कारा, पोरफाइरा, वॉल्विया, नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रोबैक्टर जो अपना भोजन स्वयं बनाने में रखते हैं। नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रोबैक्टर हैं क्योंकि ये बैक्टीरिया हैं, ये भी आपके। और बाकी नहीं आपका, सैक्रोमाइसिस नहीं था, सॉरी सैक्रोमाइसिस नहीं था आपका, उसके साथ नाइट्रोसोमोनास जुड़ा है। नास्टाक, कारा, पोरफाइरा, वॉल्विया। नास्टाक, कारा, पोरफाइरा तो आपकी एल्गी हैं ये। हाँ, तो इनमें से ये थे। अच्छे क्वेश्चंस रहते हैं देखिए। और इसमें से देखो क्या है, विषाणु का आवरण कहलाता है, आप बोलेंगे कैप्सिड, वेरियन, न्यूक्लियोप्रोटीन, कोर। कैप्सिड सही है, बिल्कुल लिखा है। किसकी खोज टीओ डाइनर द्वारा की गई थी? स्वतंत्र एवं संक्रामक आरएनए, स्वतंत्र एवं संक्रामक डीएनए, संक्रामक प्रोटीन, जीवाणु भोजी। फ्री आरएनए। क्यों? क्योंकि आपके वायराइड्स में आरएनए मिलता है, ध्यान रखिएगा, डीएनए नहीं मिलता है। और उसकी खोज आपके टीओ डाइनर ने किया था। वायराइड्स की खोज टीओ डाइनर ने किया था, ये ध्यान रखना है। डाइनर ने आरएनए की खोज किया था स्वतंत्र से, बस है। और भी इसमें से क्वेश्चन आए हुए होंगे, देखते हैं। पूरा चैप्टर उसी का। अच्छा, पूरा चैप्टर उसी का है।
देखिए कल क्वेश्चन एक पूछा था, उसी से रिलेट कर रहा है। पैरामीशियम में आनुवांशिकी सूचना किसमें होती है? सूक्ष्म केंद्रक, दीर्घ केंद्रक, दोनों में, माइटोकॉन्ड्रिया। सूक्ष्म केंद्र, दीर्घ केंद्र दोनों में। मैंने बोला था अंदर जो होता है वो किसी एक ही केंद्रक में आनुवांशिक सूचना होती है, दोनों में नहीं हो सकती है, सूक्ष्म में होती है। दो केंद्रक शो जरूर किए थे सिलिएटेड में, लेकिन आपके अंदर एक आपके क्या है, सूक्ष्म केंद्रक। सिलिएट्स था, उसमें दो केंद्रक थे, उसमें एक सिलिएट्स एक आपका उदाहरण था। पैरामीशियम, मतलब पैरामीशियम में ही सिलिएट्स मिलते हैं। Yes, sir. आपको ये याद रखना है, सिलिएट्स कोई ऑर्गेनिज्म नहीं है। जैसे कह दिया जाए हम लोग टेट्रापोडा हैं, तो इसका मतलब टेट्रापोडा, वो एक चर्चा कर रहा है टेट्रापोडा की, मतलब उसमें बहुत सारे ऑर्गेनिज्म हो गएंगे आपके। टेट्रापोडा में हम लोग भी आ जाएंगे, कौन? एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, मैमल्स, एप्स, स्तनधारी, उभयचर। बताइए भाई उभयचर क्या होता है? जंतु जगत का उभयचर, पादप जगत का उभयचर। नहीं, जंतु जगत का उभयचर, पादप जगत का उभयचर क्या होता है? जंतु जगत को मेरे हाँ, पादप जगत का शाबाश, ब्रायोफाइटा। ध्यान रखिएगा, इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं, आप किसी को फंसा भी सकते हैं ऐसे पूछ के। सर एक और हाँ बताइए। The mode of liberation of these organisms is holozoic. हाँ, होलोजोइक मैंने बताया था। होलोजोइक क्या होता है? लिक्विड या आप ठोस पदार्थ को, तरल या ठोस पदार्थ को अपने ऊपर डाइजेस्ट करके ले जाना, फिर उसको बाहर निकाल देना। हाँ, इसमें ह्यूमन भी रहता है, अमीबा भी रहता है। ये सब बताया। हम लोग लिक्विड या ठोस पदार्थ ही लेते हैं और फिर उसको उसी फॉर्म में निकालते हैं, तो लिक्विड में निकालते हैं या ठोस में निकालते हैं। तो आपका होलोजोइक सबस्टेट, और उससे जो एनर्जी होती है, ऊर्जा होती है, उसको हम ले लेते हैं। बाकी अकार्बनिक पदार्थ बाहर कर देते हैं। एक तरह का जो अवशिष्ट पदार्थ होता है, हमारा शरीर, हमारी आंतें, हमारा जो भी रहता है वो सूक्ष्म तत्वों को ले लेता है, अवशोषित कर लेता है। बाकी सब जो जरूरत नहीं होती है उनको बाहर करता है आपका, जो भी चीज़ें हैं। अब ये आप कह सकते हैं कैसे करता है? छोटी आंत में छोटी छोटी विलाई पाई जाती हैं। छोटी आंत में छोटी छोटी विलाई, अंगुलीनुमा संरचनाएं पाई जाती हैं। छोटी आंत आप जानते होंगे ना, छोटी आंत की संरचना जैसे थोड़ा थोड़ा। तो बीजीए एल्गल ब्लूम किस में मिलता है? बहुत पूछा गया है कंपटीशन में। एल्गल ब्लूम, व्हाट इज ब्लूम? ब्लूम, हाँ, या एल्गल ब्लूम। शैवाल, एल्गल ब्लूम आपको बता रहा हूँ ना, एल्गी में ही रहता है, आपके साइनोबैक्टीरिया वगैरह रहते हैं। इसमें लिखा है ब्लूम एक शब्द, देखिए देखिए यू बैक्टीरिया में, यू बैक्टीरिया में ओपन करिए, लिखा होगा ब्लूमिंग, मतलब पोल्यूटेंट, प्रदूषण के कारण बहुत सारी शैवाल तालाबों में क्या करती है? ब्लूम करती है, फैल जाती है, जिससे वहाँ की ऑक्सीजन को अवशोषित करने लगती है। जलीय पौधे जल में उपस्थित ऑक्सीजन को अवशोषित कर लेती है। तो वहाँ जितने जलीय जीव हैं क्या करेंगे? सरवाइव नहीं करेंगे। ब्लूम लिखा है, ये बहुत पूछा जाता है। ब्लूमिंग उसी में लिखा है, देखिए नीचे 2-3 लाइनों में नहीं लिखा। हाँ, जैसे आपके कह सकते हैं ये आइकॉर्निया वगैरह, इनके साथ हो सकता है, आइकॉर्निया वगैरह रह सकते हैं, और भी क्रेसी, आइकॉर्निया क्रेसीफेस और वाटर लिली वगैरह रह सकते हैं। तैरते रहते हैं। हाँ, तो नीचे उससे ऑक्सीजन भी लेते हैं ना थोड़ा बहुत जड़ों से। हाँ, बैक्टीरिया कॉस्मोपॉलिटन इन डिस्ट्रीब्यूशन। हाँ, कॉस्मोपॉलिटन का मतलब होता है सर्वव्यापी। हाँ, सर्वव्यापी मतलब ये मतलब नहीं समझ में आया। तो मैं बता रहा हूँ ना, कॉस्मोपॉलिटन इन डिस्ट्रीब्यूशन मतलब बैक्टीरिया का वितरण सर्वव्यापी है, हर जगह पाया हर जगह पाया जाएगा। एक ने पूछ लिया था सर अंतरिक्ष में, मैंने कहा नहीं, हम लोग भारत में रहते हैं, पृथ्वी में रहते हैं, अंतरिक्ष में नहीं रहते हैं। यही शब्द बोला था हमने।
आप भी ये ना पूछिएगा कि ये उसका बच्चे का क्वेश्चन था। मैंने कहा बैक्टीरिया आर कॉस्मोपॉलिटन, तो कहा था सर कॉस्मोपॉलिटन मीन्स सर अंतरिक्ष भी। मैंने कहा नहीं, हम अर्थ में रह रहे हैं, अर्थ की बात कर रहे हैं, एलियंस भी नहीं। हम एलियंस और अंतरिक्ष की एस्ट्रोनॉटिक्स की बात नहीं कर रहे हैं। आप कहे तो फिर आकाश में, तो हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं। अर्थ के अंदर मतलब हम हवा, पानी, जल, थल जो भी कह सकते हैं, हम उसमें से ठंडा गर्म सब बोल सकते हैं। हम ये नहीं कह सकते हो सकता है वहाँ पर भी हो, ऐसा रिसर्च चल रहा है। ऐसा रिसर्च चल रहा है कि वहाँ पर भी कुछ ऑर्गेनिज्म मिलते हैं, ऐसा बोला जा रहा है, क्योंकि वहाँ का ऐसा टेम्परेचर है जो हम बता नहीं सकते क्या क्या हो सकता है। अभी रिसर्च चल रही हैं। आप अर्थ की तो बात कर सकते हैं, कह सकते हैं अंटार्कटिका में मिलेगा सर, माइनस में मिलेगा, हाँ मिलेगा। मैंने कहा 300, मैंने जो पढ़ा है 300 डिग्री टेम्परेचर तक बैक्टीरिया मिलता है, 300 तापमान तक, माइनस में भी मिलता है 100 तक आपको। वो आप जब ग्रेजुएशन वगैरह करेंगे तब आपको एलगी के बारे में थोड़ा ज़्यादा बैक्टीरिया के बारे में बताया जाएगा, क्योंकि नीट में अब कम आता है। ग्रेजुएशन टाइम में शायद टीचरों ने बताया होगा आपको, कैरोफाइट्स, हाइड्रोफाइट्स, उसमें से बैक्टीरिया की लोकेशंस क्या रहती हैं, आपके स्प्रिंग वाटर्स कुछ रहते हैं, कुछ इन्फेक्शन से रहते हैं, एक्टोट्रॉपिक्स। तो और पूछिए। 87 कहता है किसके कारण ग्राम पॉजिटिव तथा ग्राम निगेटिव जीवाणुओं में अंतर पाया जाता है। पहले तो आप समझ लीजिए ग्राम पॉजिटिव ग्राम निगेटिव क्या होता है। ग्राम पॉजिटिव ग्राम निगेटिव मतलब ग्राहम नाम के एक वैज्ञानिक ने, ग्राहम नाम के वैज्ञानिक ने स्टेनिंग किया था, कलर किया था बैक्टीरिया को, जिसने वायलेट कलर दिया था भित्ति में, भित्ति के कारण एक पॉजिटिव हो जाता है, और जो वायलेट कलर नहीं देता है, ब्लू कलर, एक तरह से वायलेट कलर समझ सकते हैं, बैगनी जैसा, कुछ बैगनी ब्लू जैसा, जिसने नहीं दिया था वो निगेटिव हो गया था। अब वायलेट उसे स्टेनिंग करेगा, मान लीजिए मुझे रंगना हो, आप कह दो सर को कलर करना हो, तो ऊपर से ही तो रंग दोगे ना, तो उसका भित्ति कहाँ होगी, बाहर ही होगी ना। तो वही उसमें लिखा है कि जिन्हें कलर किया था दोनों को, और जब उनमें अल्कोहल से धुला था तो हाँ, एक रह गया था, एक धुल गया था थोड़ा सा। तो इसमें कोशिका भित्ति वाला आंसर सही होगा, सेल वाला, क्योंकि दूसरा लिखा है कोशिका कला। कोशिका कला उसके अंदर होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो कहलाती है आपकी, जैसे कहते हैं वॉल मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन तो अंदर होगी ना, वॉल बाहर होगी। कौन कह रहा है इतनी? मैं कह रहा हूँ ना कि देखिए कैमरा चल रहा है, मैं बता दूंगा ज़्यादा चीज़ें तो फिर बहुत सारे लोग नाराज़ हो जाते हैं। आता जाता कुछ नहीं, चुनाव चिन्ह छाता है आगे तीखे वचन बोलता हूँ, इसलिए टीचर और नाराज होते हैं। हर चीज़ का मैंने बोला है कि मैंने एक दिन बताया था आपको। चलिए अगला क्वेश्चन भी देख लेता हूँ। धान के खेत में सबसे अच्छा हरित खाद, बहुत सही है, बहुत पूछा जाता है। धान का खेत मतलब पैडी फील्ड, पैडी फील्ड में एजोला होता है। एजोला आपका क्या है? एजोला, एजोला आपका खाद नहीं है, एजोला आपका टेडोफाइट्स है जो नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। और धान के खेत में 12 महीने में 8 मतलब समझ लीजिए 3 महीने की धान की फसल होती है, उसमें से 2 महीने पानी ही भरा रहता है। वो नाइट्रोजन के उसके साथ एल्गी के साथ एसोसिएशन करता है, एल्गी शैवाल के साथ, सब शैवाल के साथ सहजीवी संबंध बना के जो नाइट्रोजन इन्वायरमेंट में उपस्थित है पर्यावरण में, उसको मैंने एक दिन कहा था कि N2 को क्या करता है, नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब करता है N2 को, और फिर उसको नाइट्राइट में बदलता है, नाइट्राइट में बदलता है, फिर नाइट्रेट आपका नाइट्रेट में बदलता है। समझ रहे हैं? ये नाइट्रेट के फॉर्म्स पे पौधे अवशोषित करते हैं। अगर कोई पूछ ले बेटा नाइट्रोजन किस रूप में पौधा अवशोषित करता है, आपको नाइट्रेट बोलना है। ये बैक्टीरिया की हेल्प से करते हैं, राइजोबियम और नाइट्रोसोमोनास बैक्टीरिया की हेल्प से करते हैं। राइजोबियम इन्वायरमेंट में उपस्थित पर्यावरण में नाइट्रोजन को चेंज करके इस रूप में पौधे लेते हैं। समझ रहे हैं? जैसे कह दिया जाए पौधे जल किस रूप का लेते हैं, केशिकत्व जल लेते हैं, केशिकत्व जल लेते हैं कि नहीं लेते हैं? इसी तरह ये तो बहुत पूछा जाता है आपका एजोला वगैरह, नाइट्रोजन फिक्सेशन में, नाइट्रोजन के स्थिरीकरण में। और हिंदी सुन लीजिए, अगर नाम सुना है स्थिरीकरण, और क्या पूछ रहे थे?
हाँ, आप कुछ चर्चा चल रही थी, मुझको भूल गया, मैं कुछ बताना चाहता था। हाँ, कोशिका साहब, कोशिका भित्ति वगैरह ये लोग पूछ रहे थे। मैं आपको बता दूं एक छोटी सी बात और, जीव द्रव्य, कोशिका द्रव्य और केंद्रक द्रव्य सब एक ही है ना? अलग अलग है ना? बहुत सारे टीचर क्या बोलते हैं, द्रव्य सब एक ही है, कोशिका के अंदर है सब एक ही है। जीव कला, तो मैं आपको बता दूं, देखिए पहले जीव द्रव्य, ये केंद्रक है ना, न्यूक्लियस कर दूं मैं, ये आपके पूरी कोशिका है। केंद्रक के अंदर का द्रव्य न्यूक्लियोप्लाज्म, केंद्रक द्रव्य होता है आपका। क्या होता है बेटा, लिख लीजिए, बहुत सारे टीचरों को, बहुत सारे बच्चों को नहीं मालूम होता है। केंद्रक के अंदर का द्रव्य केंद्रक द्रव्य कहलाता है। लिख लो भाई, सार्थक, हमारा जीवन भी सार्थक हो जाए। केंद्रक द्रव्य, केंद्रक के बाहर जो चारों ओर चक्कर लगा रहा है या उपस्थित है, वो आपका साइटोप्लाज्म है, कोशिका द्रव्य है। और जो इन दोनों को मिलाकर दोनों द्रव्य, ये द्रव्य और ये द्रव्य, जीव द्रव्य, प्रोटोप्लाज्म जिसे कहते हैं। तो कोशिका कला, कोशिका भित्ति में अंतर नहीं हो सकता है। कला में आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन पाई जाती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन पाई जाती है कि नहीं? जीव द्रव्य कला, जीव द्रव्य कला पाई जाती है, हैं? और जीव द्रव्य कला क्यों होती है? अर्धपारगम्य झिल्ली उसमें पाई जाती है। अगर कोशिका भित्ति, कोशिका कला एक ही हो जाएगी तो अर्धपारगम्य झिल्ली का अंतर क्या रह जाएगा? फिर हम पानी में डूबेंगे तो सब कुछ अंदर जाएगा, सब कुछ बाहर आएगा। अगर हमारे जीव द्रव्य झिल्ली ना पाई जाए, प्लाज्मा मेम्ब्रेन कला ना पाई जाए, तो हम पानी में एक टब में नहाने लगे, जो भी मन आएगा अंदर जाएगा, जो भी मन आएगा बाहर जाएगा। जाएगा कि नहीं जाएगा? जीव द्रव्य कला ये डिसाइड करती है, सुन लीजिए, कि कुछ मॉलिक्यूल्स जो उस पोर से जा सकते हैं वही अंदर जाएंगे, वही अंदर बाहर आएंगे। सभी नहीं अंदर बाहर जा सकते हैं। और हर एक कोशिका में जीव द्रव्य कला पाई जाती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन पाई जाती है। सबसे पहले खोज जीव द्रव्य कला की इरिथ्रोसाइट्स में की गई थी। इरिथ्रोसाइट्स बोले तो आरबीसी में, लाल रुधिर कणिकाओं में की गई थी सबसे पहले खोज। और ये निर्धारित करती है वो कोशिका को यह तय करती है कि इतना मटेरियल ही अंदर जाने दूंगी, इतना मटेरियल अंदर आने दूंगी, एक स्पेसिफिक साइज का, सभी को नहीं। उसी से हमारा क्या बनता है? परासरण बनता है। उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर किसी विशेष क्या अर्धपारगम्य झिल्ली के द्वारा, आपने परासरण पढ़ा होगा, ऑस्मोसिस, हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन थ्रू ए सेमी परिएबल मेम्ब्रेन। विलायक कणों को हाँ, अपनी जैव परत या बेटी परत विलीन कणों को, बस नहीं आए समझ में? तो ये कैसे एक हो सकते हैं? आपकी सभी का एक अपना अपना रोल है, सब चीज़ें, इसलिए सब डिफरेंसेज है सभी में से। जैसे आप ही लोगों ने एक दिन पूछा था वहाँ पे किसी ने कि सर वो फर्टिलाइजेशन, फ्यूजन, सिंगेमी, बहुत सारे टीचर एक ही कहते हैं। मैंने उनका डिफरेंसेस बताए थे, तीनों में अंतर है थोड़ा थोड़ा, हालांकि इरिवर्सिबल है, मतलब उनके एक तरह से अनुत्क्रमणीय संबंध हैं, उत्क्रमणीय एक तरह से। लेकिन अगर कह दिया जाए अलग नहीं है तो फिर ये वर्ड क्यों आ गए? हर जगह का अपना एक अलग शब्द होता है, अलग चीज़ें होती हैं। जैसे आप जा रहे हो, तुम जा रहे हो, अंतर होता है कि नहीं? क्यों आप और तुम के शब्द आए? तो जीवाणुओं में लिंक फैक्टर क्या होता है? जीवाणुओं में लिंक फैक्टर, लिंग फैक्टर आपने हिंदी में कहाँ से बोल दिया? इसमें ये तो सेक्सुअल फैक्टर बोलिए, तो लिंग फैक्टर आधी हिंदी आधी इंग्लिश कहाँ इसमें से? ऐसे ही लिखा है। कुछ दिखाइए, मैं बता रहा हूँ लिंग फैक्टर क्या होता है। देखिए उसमें जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को जीवाणु करते हैं, आपसे बता दूँ, तो H+ और H- होता है कुछ उसमें प्लाज्मिड का। हाँ, तो कुछ प्लस और माइनस होते हैं, वही आपके लिंक फैक्टर कहलाते हैं। जो दोनों में, उसमें एक बोल दिया जाता है कि ये वाला जो आएगा, मान लीजिए दो जीवाणु हैं आपके, दो जीवाणु हैं आपस में अटैच हो रहे हैं, तो
एक को कह दिया जाता है ये F प्लस है, मतलब एक को F माइनस आपके, तो दोनों ऐसा बोला जाता है, दोनों के जेनेटिक मटेरियल अलग अलग हैं। अब तो इसका जेनेटिक मटेरियल कोई थर्ड जेनेटिक मटेरियल वाला ऑर्गेनिज्म रेडी होगा है? तो ऐसा साइंटिस्ट बोलते हैं कि ये लीड फैक्टर का आपका सपोर्ट करता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है, ट्रांसडक्शन आपने पढ़े होंगे, नाम याद होगा, ट्रांसडक्शन संयुक्त, उसमें से हिंदी तो नहीं पता है मुझे उसका, ट्रांसडक्शन और ट्रांसडक्शन उसका है, ट्रांसजुगेशन है, उसमें से ये सब रहते हैं, उसमें से रिकॉम्बिनेशन है जो बैक्टीरिया के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में अनुवांशिकी, हाँ अनुवांशिकी, देखो इसको पता है, रिकॉम्बिनेशन बोल रहा था ना मैं, तो जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन वो उसके अंतर्गत आते हैं। अनुवांशिकी पुनर्योजन, सही कह रहा है ये, अनुवांशिकी पुनर्योजन, तो वो सब इस तरह रहते हैं। अधिकतर लाइकेन किसके बने होते हैं? अधिकतर लाइकेन किसके बने होते हैं? वही आपके शैवाल और उसके, तो नीले हरे शैवाल तथा बैसिलोमाइसीटीज से, या नीले हरे शैवाल तथा एस्कोमाइसीटीज से, लाल शैवाल तथा एस्कोमाइसीटीज, भूरे शैवाल एस्कोमाइसीटीज लिखा हुआ है देखिए, तो नीले हरे नील, हाँ नील हरित से हो सकता है, क्यों? क्योंकि एल्गी है ना उसके साथ में, एल्गी है शैवाल, तो प्रकाश संश्लेषण करती है। सही है, हाँ? नील हरित शैवाल। हाँ नील हरित शैवाल, सर नील हरित शैवाल इसलिए सही है क्योंकि वो प्रकाश संश्लेषण करती है, इस वजह नील हरित शैवाल है उसके साथ। हाँ तो बेटा देखिए, और अगला क्वेश्चन पूछिए इसमें से, ब्लूमी अगला क्वेश्चन पूछिए। तो इन्फ्लुएंजा में आरएनए पाया जाता है कि डीएनए की, आरएनए तथा डीएनए केवल प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड? देखिए दिखाइए क्या है इन्फ्लुएंजा में, इन्फ्लुएंजा विषाणु में क्या होता है? इन्फ्लुएंजा विषाणु में होता है, हमारे समझ में इसमें क्या रहेगा? आरएनए क्योंकि वायरस से होता है, वायरस से आरएनए है ज्यादातर, फ्लू इन्फ्लुएंजा फ्लू है आपका, हाँ जैसे पूछा गया है 5 संघ के वर्गीकरण पद्धति में से किस एक संघ में नीले हरे शैवाल, नाइट्रोजन स्थिरीकरण, जीवाणु तथा मिथाइनोजेनिक आर्कीबैक्टीरिया आते हैं? मेरा। अगर आप पढ़ाने के बाद ये क्वेश्चन कर ले रहे हैं, इसका मतलब आपको समझ में आ गया है, अगर न कर पाए ना कर पाए तो आप मेरा पढ़ाया हुआ समझ में नहीं आ रहा है। तो एक बार फिर और पढ़ेंगे। हमारे बस की बात हाँ। नहीं। मैं आपको बता रहा हूँ, अगर अपने मन से आप चलिए ये देखिए क्या कह रहा है, इससे फिर नहीं गया, इसको कह रहा है पादप अब घटक डिकम्पोजर कहलाते हैं बेटा, मतलब जो सूक्ष्म जीव किसी भी चीज़ को उसमें से डिकम्पोज कर देते हैं, अब घटित कर देते हैं, बड़े अणुओं को छोटे अणुओं में तोड़ देते हैं। जैसे मान लीजिए मैं ख़त्म हो गया यहाँ पे, 4 महीने पड़ा रहा, तो मुझे जीवाणु खा खा के पूरा ख़त्म कर, सिर्फ हड्डियाँ बचा दें, तो मैं क्या हो गया, अब घटित हो रहा हूँ, डिकम्पोज हो रहा हूँ। क्लियर? डिकम्पोज नहीं होती है, देर से होती है, बहुत देर से होती है, क्योंकि फास्फेट होता है, एसिडिक होता है, फास्फोरस होता है, कैल्शियम होते हैं, तो कम होती है, देर से होती है। ऐसा नहीं कि नहीं हो सकती है, होंगी, लेकिन देर से होंगी। उसके पहले हमारा ये टिश्यू और उत्तर जल्दी हो जाएगा। पॉलीथीन क्या है? बहुलक है, देखिए वो नॉन बायोडिग्रेडेबल में आता है, उसकी डेप्थ पे डिपेंड कर सकते हैं। वो एक बहुलक, आपने पॉलीमर पढ़े होंगे ना केमिस्ट्री में, बहुलक हट गया। अच्छा हट नहीं हटा, नीट में है। नीट पे है यार, हाँ हो सकता है, लेकिन बहुलक मैंने
क्योंकि मुझे इसलिए याद है, वो मेरे टीचर ने पढ़ाया था आज से 20 ईयर पहले। अभी कोरोना की वजह से हटा दिया। हाँ? हड्डियों को डिकम्पोज होने से देखते हैं चीनी उद्योग वाले हाँ, क्या कह रहे हैं? जो शुगर मिल होती है उनमें हड्डियाँ जाती हैं, वो तोड़ते हैं, डिकम्पोज नहीं करते हैं। मतलब होने से देते हैं, उठा ले जाते हैं। हाँ, नहीं वो सही कह रहा है, शुगर मिल शक्कर बनाने के काम आती है, कुछ दवा बनाने के काम आती है। हाँ सर, आप शक्कर जो खाते हैं आप, चीनी खाते हैं, वो सब ले जाते हैं, चीनी मिला के आती है। वही लोग व्रत में खाते हैं। हाँ, वही लोग ब्रेक में खाते हैं, चूना नहीं। इसलिए व्रत में अगर खाना है तो आप गुड़ खा सकते हैं। ऊपर खा सकते हैं। गुड़ आपका थोड़ा प्योर है, उसमें फर्मेंटेड कम होता है शक्कर की अपेक्षा। शक्कर तो पूरा केमिकल है, समझ लीजिए, पूरा का पूरा केमिकल है। लेकिन आजकल प्यूरिफिकेशन में डाली जा रही है ना, पूरी सफेद करने के लिए। और देखिए, इसमें से क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रोकैरियोटिक नहीं है। चलिए मैं इसको देखता हूँ। अच्छा क्वेश्चन है, देखिए। एक्चुअली इसमें एक क्वेश्चन है, एक बच्चे का फ़ोन आया था कि PGT नीट और PGT बाय, बहुत सारे बच्चों के फ़ोन आते हैं। जैसे आप लोग परिचित हो गए, आप लोगों ने कहा कि सर अच्छे हैं, सर पढ़ा देंगे। मैंने कहा पढ़ा तो दूंगा, लेकिन एक दो बच्चे को पढ़ाना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा। अगर आपका 4-6 का ग्रुप हो तो मैं पढ़ा सकता हूँ, शाम सुबह का टाइमिंग निकाल, मुझे कोई पढ़ाने में दिक्कत नहीं है। आपके सभी प्रकार के डाउट क्लियर कर सकता हूँ, सभी प्रकार की चीज़ें जैसे। लेकिन एक दो बच्चे में मुझे क्या है ना, जैसे समझ लीजिए आपकी 4-6 बैठे हैं तो कुछ इसी में अगर 4 बच्चा बचे, मुझे पढ़ाना अच्छा नहीं लगेगा। हमें भी अच्छा लगता है हैं? बच्चे नहीं हैं। जितने ज़्यादा होते उतना जितने अगर ये बैच भरा होता तो और हमें अच्छा लगता, समझ रहे हैं आप। तो जितने ज़्यादा बच्चे बैठे होते हैं, जो बच्चे नहीं आ रहे हैं उनको या तो फिर इंटरेस्ट नहीं है, या तो फिर वो पढ़ना नहीं चाहते हैं। क्योंकि जो भी चीज़ें बताई जा रही, मैं देखिए आपको लिखाता तो है नहीं कि नोट्स बनवा दे रहा हूँ, लिखा दे रहा हूँ, बिल्कुल ये सच्चाई है। मैं आपके डाउट पढ़ाने के बाद डाउट क्लियर करता हूँ पूरे, हर एक क्वेश्चन के जवाब देने की कोशिश करता हूँ। क्योंकि बोरिंग वाला चैप्टर नहीं पढ़ाता हूँ। क्यों नहीं? कि बोरिंग लगे, चलो हेडिंग डालो, लिखो, समय काटना है। देखिए अब एक क्वेश्चन मुझे बहुत अच्छा लग रहा है इसमें से कि निम्नलिखित में कौन सा एक प्रोकैरियोटिक नहीं है। में से इसका आंसर क्यों बता दो? कौन सा एक प्रोकैरियोटिक रट लिया है क्या? क्या कहा आपने? क्वेश्चन रट लिया है क्या? नहीं तो सर नहीं तो बच्चा के खेल ले गया था, हाँ? पढ़ा था वही। माइक्रोबैक्टीरिया जवाब देना पड़ेगा क्यों और कैसे। वो आंसर बताए, वो जवाब दीजिए क्यों और कैसे। ये सर बिल्कुल देगा, नहीं तो सर बताए। बताइए कौन सा एक प्रोकैरियोटिक नहीं है। कौन सा प्रोकैरियोटिक नहीं है? सैकेरोमाइसिस।
क्यों नहीं है? सर अभी आपने जब बताया था क्योंकि स्वकोशी के लिए, तब आपने वहाँ पे वायरस के लिए अभी जब हमने पूछा था एक्स्ट्रा वायरस नहीं था वहाँ पे वायरस में सही है कि इसमें से क्या होता है, सैक्रोमाइसिस में प्रोकैरियोटिक, इनमें से कौन सा प्रोकैरियोटिक नहीं है? ये यूकैरियोट का बिहेवियर करता है आपका, क्योंकि यूनिसेलुलर होता है ये, लेकिन यूकैरियोटिक बिहेवियर करता है। एक ये एक्सेप्शन है, अपवाद है। समझ किस जगह में है? ये फंगस में है, फंगाई में है, फंगाई में ही अपवाद है ये। क्यों पढ़ा है ना अभी? बीएससी फर्स्ट ईयर में कौन था अभी सेकंड सेमेस्टर में? है आप थे? फर्स्ट सेमेस्टर में थे ना? साइक्रोमाइसिस पढ़ी थी ना? नहीं पढ़ा था? ईस्ट वगैरह पढ़ा दिए अच्छा पता नहीं है, जिसको ईस्ट बोलते हैं साइक्रोमाइसिस। यूनिसेलुलर है, एक कोष की है। अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी फंसाने वाला है, मतलब इसी तरह का क्वेश्चन आता है देखिए कंपटीशन में भी। मैं देखिए मैं कोशिश करूंगा, देखिए अगर मैं जितना भी टाइम मुझे मिलेगा, मैं आपसे देखिए ईमानदार टीचर, ईमानदारी से बता रहा हूँ, मैं इतनी देर आता हूँ आपसे मुंह बोलता ही रहता हूँ, मतलब आपसे पढ़ाता ही रहता हूँ। ऐसा तो नहीं मैं पर्सनल बातें करता हूँ आपसे। 1-1.5 घंटा पूरा कंटिन्यू नॉन स्टॉप कुछ ना कुछ आपको जानकारियाँ, क्वेश्चंस या टॉपिक से चर्चा करता ही रहता हूँ ताकि आपको फायदा हो। पर्सनली मैं भी खुश नहीं होता हूँ अगर जिस दिन पढ़ाता नहीं हूँ 1 घंटे। वैसा टीचर नहीं हूँ कि मैं 1 घंटा गप मार के निकाल दूँगा आपके सामने, जैसे लोग करते हैं, कहते हैं आज बेटा छुट्टी है मौजूदा। ये ऐसा नहीं होता है कभी भी, चाहे मैं कुछ बताऊँ लेकिन ज़रूर बताता हूँ। ये मेरा नियम रहा है आज तक, चाहे क्लास में हो चाहे कहीं पर हो, कोई भी क्लास पढ़ाऊँ हमेशा कुछ ना कुछ ज़रूर बताता हूँ। और जो लगातार कंटिन्यू सुनता रहता है, पढ़ता रहता है और बातों को फॉलो करता रहता है, वो बायोलॉजी में तो एक्सपर्ट हो ही जाता है, ये बिलीव मानिए। उसको कोई नहीं रोक सकता है बायोलॉजी में। हाँ, मेरे सब्जेक्ट में कोई उसको रोक नहीं पाएगा फिर, अगर वो कुछ दिन तक फॉलो करता रहता, सुनता रहता है बस। 8 नंबर का क्वेश्चन, कौन निम्नलिखित में से कौन चरम लवणीय दशाओं में पाए जाते हैं? चरम, आर्ध बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, यूबैक्टीरिया, माइकोबैक्टीरिया। आर्ध बैक्टीरिया को बता दूं आर्की बैक्टीरिया कहते हैं, यही है आर्ध बैक्टीरिया को आर्की बैक्टीरिया। आगे भी है। हाँ, इसके आगे कि इसके पहले? नहीं सर, आगे मतलब थोड़ा सा आगे एक क्वेश्चन और है सर। हाँ है, आर्ध जीवाणु या आर्की बैक्टीरिया यूबैक्टीरिया से किस में भिन्न होते हैं? कोशिका कला संरचना। यूबैक्टीरिया और आपके आर्की बैक्टीरिया कोशिका कला से ही है। सेल मेम्ब्रेन से होते हैं कि नहीं होते हैं? होते हैं सेल मेम्ब्रेन। अरे भाई अगर सेल मेम्ब्रेन अलग अलग ना होती तो क्यों हम कहते थे सेलुलोज की सेल बनी है, फंजाई की सेल, कवक की सेल किससे बनी होती है? कोशिका, कोशिका भित्ति कवक की। सार्थक आप बताएं। पंकज, हाँ एक सार्थक भी, अच्छा आपने फोन किया सार्थक? अच्छा अच्छा, तो कोई और होगा किसी और, मैंने बताया नहीं कि भंडारे में बहुत सारे लोग पूछते रहते हैं, हम सबको बोलते हैं यहाँ आना है, तो कभी कभी तो बच्चे बोलते हैं सर हाँ वह कहते हैं हाँ हाँ आना बस। जानते हैं कब काइटिन की? हमने यही बोला सर, काइटिन आपने सुना ही नहीं। जीवाणु की, जीवाणु की लोके सत्य है, पॉलीसैकेराइड तो ठीक है जीवाणु की, मान गए, लेकिन एक स्पेसिफिक नाम है उसका जीवाणु की कोशिका। ये बोले बैठे हो, इसमें लिखा है पेप्टिडोग्लाइकान, बता लिखा है जीवाणु की कोशिकाभित्ति पेप्टिडोग्लाइकान, पेप्टिडोग्लाइकान। ये याद कर लीजिए बेटा, नहीं मेरा पढ़ाया हुआ बेकार है फिर, मैं आपके सामने बोल रहा हूँ। जीवाणु की कोशिकाभित्ति पेप्टिडोग्लाइकान की बनी होती है, पौधों की कोशिकाभित्ति सेलुलोज की बनी होती है, कवक की कोशिकाभित्ति काइटिन की बनी होती है। ये याद कर लीजिए, नहीं तो बिल्कुल भी ये कहेंगे क्या पढ़ा डाला भाई में कोशिकाभित्ति होती है।
हैं? हाँ हमें नहीं होती है, हम लोग यूज करते हैं। पेप्टिडोग्लाइकान, हिंदी इंग्लिश लिखो। पेप्टिडोग्लाइकान। पॉलीसैकेराइड्स क्यों कहते हैं? पॉलीसैकेराइड्स क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें शर्करा के 3 से 10 अणु उपस्थित होते हैं। ज़्यादा, वो ओलिगोसैकेराइड्स हाँ, होते हैं। ज़्यादा होते हैं 10 से ज़्यादा। पॉलीसैकेराइड। हाँ, वो आपके मोनोसैकेराइड्स होते हैं सिंगल, और ओलिगोसैकेराइड्स में 2 से 10 लगभग, अब उससे ज़्यादा पॉलीसैकेराइड्स में। आपका भी तो बीएससी है? नहीं सर, हाँ। इंटर पास आउट अच्छा, इंटर पास आउट है। बीएससी वालों को ये पढ़ा है? एक कर दिया। बीएससी वालों ने पढ़ा, बीएससी में है ये नहीं है? मोनोसैकेराइड्स, ओलिगोसैकेराइड्स, यहाँ तक कि जूलॉजी में भी है और केमिस्ट्री में भी है, इंटर में भी है, बायो। सर कुछ ऐसे